अब हम आगे बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक को एक एक करके परिभाषित कर लेते हैं। तो सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं तथा इसे y से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता जो गुणांक y बराबर क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात जो होगा, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। मान लेते हैं, माना कोई वस्तु जो है का प्रारंभिक लंबाई जो है, मान लेते हैं उसका प्रारंभिक लंबाई L है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो होगा वो है A। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें विरूपक बल F लगाने से उसके लंबाई में जो परिवर्तन जो है, लंबाई में जो परिवर्तन कितना हो रहा है, मान लेते हैं वो L हो रहा है। ठीक है, तब प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे बल कितना है, प्रत्यानयन बल जो होगा विरूपक बल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा इसके बारे में। तथा विकृति का फॉर्मूला क्या होगा, विकृति का फॉर्मूला होगा लंबाई में परिवर्तन बटे कितना हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल l बटा l। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला y में यंग प्रत्यास्थता गुणांक y में फार्मूला में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f बटा a और पूरे के बटा में स्मॉल l बटा l। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, f अपॉन में a इंटू l। ठीक है, ये हो गया हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही सरल था। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे y बराबर एफ एल अपॉन ए एल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिबल, या फिर हम इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, आयतन को हम अभिलंब भी बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल ये हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, आयतन विकृति। ठीक है, आया समझ में, ये हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई वस्तु जो है, जैसे किसी गैस की बात करते हैं, किसी गैस का जो प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं v है। ठीक है, तथा दाब जो होगा मान लेते हैं p है। अगर हम दाब को बढ़ा दें, है ना, बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, T प्लस डेल P हो जाता है। दाब बढ़ाने से आयतन में क्या हो जाता है, गैस का जो आयतन होता है, दाब बढ़ाने से आयतन में कमी, तो वो जो कमी होगा वो V माइनस डेल V के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी गैस के दाब को बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में कमी होता है, मतलब गैस को पास ले जाते हैं तो आयतन कम हो जाएगा, दाब बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब अगर तो इसका जो प्रतिबल जो होगा, अर्थात गैस में लगाया गया जो प्रतिबल जो होगा, या गैस के द्वारा प्रतिबल होगा, वो दाब में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, दाब में वृद्धि के बराबर। तो दाब में कितना वृद्धि हुआ है भाई, तो दाब में जो वृद्धि हुआ वो है, पहले कितना वृद्धि, डेल T प्लस डेल P, और पहले कितना था, दाब कितना था, पहले P था, तो उसको घटाएंगे तो दाब में वृद्धि पता चल जाएगा। पहले P दाब था, अब T प्लस डेल P हो गया, तो कितना टोटल दाब वृद्धि हुआ वो है डेल P दाब। ठीक है, और ये हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया प्रतिबल। अब उसके बाद जो है आयतन विकृति की अगर हम बात करते हैं, आयतन में विकृति, इसके अगर आयतन में विकृति की बात करते हैं तो किसके बराबर होगा, वो होगा
आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ठीक है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ठीक है। तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है अभी, v प्लस डेल वी माइनस में v और अपॉन में कितना हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन कितना है, v है, ठीक है। आया समझ में। अब जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है, आयतन में क्योंकि कमी हो रहा है तो ये और ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन वी। ये हो गया आयतन में विकृति। अब जो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के में मान रख लेते अभिलंब प्रतिबल या फिर अभिलंब प्रतिबल या आयतन प्रतिबल बटे जो आयतन विकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल पी अपॉन में माइनस डेल वी अपॉन में वी, या फिर के का मान जो हो जाएगा माइनस डेल पी इंटू वी बटा में डेल वी। ये क्या कहलाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आया समझ में। अब इसके बाद इसी में एक चीज जुड़ा हुआ है वो है संपीड्यता। संपीड्यता जो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से जुड़ा हुआ है, इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड्यता बोलते हैं, ठीक है। अर्थात बी का मान जो होगा वो किसके बराबर होता है, 1/k के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल बी वी अपॉन में वी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस में डेल वी बटे में डेल टी इंटू वी। ये हो जाएगा संपीड्यता का फार्मूला। आया समझ में। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे मैं बताता हूँ फिर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक का परिभाषा यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं, तथा दृढ़ता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एन टाइप करेगा लेकिन उसका पूंछ निकला रहेगा, इससे हम बोलेंगे ईटा, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, दृढ़ता गुणांक का फार्मूला होगा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु के सतह का क्षेत्रफल a है, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a है ना, किसी वस्तु की जो सतह का क्षेत्रफल a है और उस पे हम F विरूपक बल लगाते हैं, तो प्रतिबल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तब इसका जो अपरूपण जो होगा, अपरूपण प्रतिबल जो होगा F अपॉन A के बराबर होगा, तथा अपरूपण विकृति कितना होता है, अपरूपण विकृति जो है वो है थीटा के बराबर होता है। तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन A अपॉन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा F इंटू A इंटू थीटा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो है डेल एक्स इंटू एल, ठीक है। डेल एक्स क्या था, कोणीय विस्थापन था, ठीक है, और एल जो है उसकी कोर की लंबाई था। तो थीटा का मान यहाँ पे अगर रख देंगे तब भी थीटा का मान हमें मिल जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए इंटू थीटा के जगह डेल एक्स अपॉन में एल, या फिर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल एक्स। ये हो जाएगा दृढ़ता गुणांक का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनुप्रस्थ या फिर पार्श्विक विकृति, ठीक है। अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति जो है अनुदैर्ध्य विकृति से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु पे हम जब विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई के लंबवत प्रतीकांक व्यास अथवा त्रिज्या में जो होने वाले परिवर्तन को हम अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। या फिर इसकी एक परिभाषा ऐसा हो सकती है, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तब उसके व्यास में जो परिवर्तन हुआ है और उसके प्रारंभिक व्यास के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ विकृति कहेंगे। जैसे कि किसी कोई एक वस्तु है हमारे पास इस प्रकार, ठीक है, तब जब हम लंबाई के अनुदिश जब हम उस पे विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होता है या फिर कमी होता है, तब क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति होता है, ठीक है। जब लंबाई बढ़ जाएगा तो ठीक है, लंबाई मान लेते हैं यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे आके वो कम हो गया, तब ये अनुदैर्ध्य। लेकिन जब ये व्यास के अनुदिश मतलब ये लंबाई का क्या है, लंबवत है, इसके अनुदिश अगर छोटा या बड़ा होता है, जैसे कि इसको हम दबा दिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा, तो ये व्यास में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। या फिर क्या हो सकता है, और इसको खींच दिए तो ये पतला हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, और तब ये क्या हो गया, व्यास के अनुदिश क्या हो गया,
घट गया, तो इस प्रकार की विकृति को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ विकृति की परिभाषा होगी, समझ में आएगी। अब इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक व्यास जो है d है और विरूपक बल लगाने से डेल डी व्यास क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तब हम क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ विकृति का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ विकृति का फॉर्मूला है व्यास या फिर त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है, बटे प्रारंभिक व्यास। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होगा डेल डी अपॉन में डी, और इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या बता रहा है, क्योंकि जब हम वस्तु को जब खींचते हैं लंबाई के लंबवत, तब उसके व्यास में क्या होता है, कमी होता है ना, वो पतला हो जाएगा, खींचेंगे तो व्यास में कमी होगा, इसलिए जो कमी को बताने के लिए यहाँ पे ऋण चिन्ह को बताया गया। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, पायसन अनुपात। तो पायसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति को एक निश्चित अनुपात में जमाया। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, पायसन अनुपात कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पायसन अनुपात कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पायसन अनुपात को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान है अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, पायसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। अब मान लेते हैं किसी वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई l है, ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक लंबाई l है और लंबाई में परिवर्तन मान लेते हैं स्मॉल l, प्रारंभिक व्यास जो है वो है d और व्यास में परिवर्तन जो है मान लेते हैं डेल डी के रूप में। ठीक है, ये हो गया, मतलब जब हम उसमें विरूपक बल लगाते हैं। तो अनुप्रस्थ विकृति का फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट हम जानते हैं। अनुप्रस्थ विकृति जो है ये होता है माइनस डेल डी बाई डी। ठीक है, और अनुदैर्ध्य विकृति का क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला होता है L अपॉन कैपिटल L। ठीक है, तो पायसन अनुपात सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर होगा माइनस डेल डी अपॉन डी और उसके बटे में होगा स्मॉल l बटा l। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा माइनस डेल डी इंटू कैपिटल L और यहाँ से d इंटू l। ये है पायसन अनुपात। ठीक है, पायसन अनुपात का कोई विशेष तौर पे ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि पायसन अनुपात जो है दो समान राशियों का अनुपात है। ठीक है, ये लंबाई है, व्यास या लेंथ भी है, यहाँ पे ये भी, इसलिए जो पायसन अनुपात का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। जब दो समान राशियों का कोई मान होता है तो वो तो आपस में कट जाते हैं और नहीं इसका कोई द्विमीय सूत्र होता है। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बात करते हैं प्रत्यास्थता की थकान या फिर प्रत्यास्थता की शांति। अब हम आगे बात करते हैं प्रत्यास्थता की थकान या फिर प्रत्यास्थता की श्रांति। देखिए, थकान शब्द क्या है, जब हम, थकान से मतलब है जब हम लगातार
कोई काम करते हैं, उसके बाद हमारा एनर्जी जो हो जाता है, थक जाता है, कम हो जाता है, तो हम थकान महसूस करते हैं। इसी प्रकार क्या है, जब किसी हम प्रत्यास्थ वस्तु को उसकी सीमा के अंतर्गत किसी दृढ़ आधारों से बांध के रखे रहेंगे, जैसे कि साधारण रबड़ है या कोई तार है, उसको खींच के दो दृढ़ आधारों से अगर हम मान लेते हैं, बांध के रख देते हैं, ये दो दृढ़ आधार है और एक जो है इलास्टिक रबड़, उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लंबे समय तक उसको बांध के रखने के पश्चात जब उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पे नहीं आ पाता, ठीक है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे नहीं आता, तो वही क्या कहलाएगा, उसकी प्रत्यास्थता की थकान या फिर प्रत्यास्थता की श्रांति कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक लगातार विरूपक बल लगाने से जो प्रत्यास्थता के गुणों में क्या आ जाते हैं, एक तरह से कमी या फिर क्षति आ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की श्रांति या फिर प्रत्यास्थता का थकान कहते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ को लंबे समय तक बांध के रखे रहते हैं, उसके बाद जब उसको ढीला करते हैं, छोड़ देते हैं किसी दृढ़ आधार से, तो अपने वापस अपनी स्थिति पे नहीं आता, वही उसकी थकान कहलाएगा, ठीक है। अब है प्रत्यास्थता का जो उत्तर प्रभाव। ये प्रत्यास्थता का उत्तर प्रभाव जो है, ये क्या है, जब किसी वस्तु को हम विरूपक बल लगाते हैं, बाह्य विरूपक बल लगा के उसको खींच के रख दे रहते हैं, है ना। अब उसको जब विरूपक बल जब हटा देते हैं, होता क्या है, वो तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था पे नहीं आता, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए थोड़ा सा समय लेता है। जो वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ होता है वो जैसे कि मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का समय लेता है, और जो वस्तु कम प्रत्यास्थ होते हैं जैसे कि लकड़ी वगैरह हो गया, बांस का लकड़ी, उसको हम मोड़ दिए, है ना, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। उसी समय को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ का जो है उत्तर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आया समझ में। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, वस्तु पर लगे बाह्य विरूपक बल को हटा देने पर अपने पूर्व अवस्था में आने में जब वस्तु कुछ समय लेता है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ का उत्तर प्रभाव कहेंगे। आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तार को खींचने में किया गया कार्य अर्थात प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तार को तार को जो खींचने में किया गया कार्य अर्थात प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी तार है उसको दृढ़ धार से बांध के रखें या उसमें हम खींच रहे हैं, तो खींचेंगे क्या होगा, हमारे द्वारा जो उसमें खींचने में जो एनर्जी है उस तार में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसे ही क्या बोला गया, तार की स्थितिज ऊर्जा या फिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा गया, ठीक है। अब इसका हम व्यंजक निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि किसी तार की जो प्रारंभिक लंबाई जो है, ठीक है, तार का जो है प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं वो है L, ठीक है, और लंबाई में जो परिवर्तन क्या हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन जो है स्मॉल l मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए तो हम आगे बात करते हैं। मान लेते हैं जो है तार की जो लंबाई है क्या है, L है, ठीक है, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मान लेते हैं, ठीक है। अब जिस तार का हम बात करते हैं उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है और बाह्य विरूपक बल मान लेते हैं F लगा रहे हैं, जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन L हो रहा है। तो मान लेते हैं तार के लंबाई में हम केवल dl वृद्धि करते हैं, एकदम छोटा सा वृद्धि करते हैं, ठीक है। तार की लंबाई में हम छोटा सा dl अगर वृद्धि करना चाहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणित क्या होगा, विस्थापन, ठीक है, ये हो गया बल गुणित विस्थापन। अब हम यहाँ पे बल की बात जो कर रहे हैं, मान लेते हैं औसत बल लग रहे हैं, ठीक है। औसत बल क्या होगा, जब वस्तु में प्रारंभिक बल लग रहा है, मतलब जब बाह्य बल नहीं है फिर भी उस वस्तु में थोड़ा बहुत तो बल लगा होगा, वो हो गया, और जो है विस्थापन के बराबर। तो हम विस्थापन कितना कर रहे हैं, dl विस्थापन कर रहे हैं, इसलिए क्या कार्य करेंगे, dw कार्य करेंगे। औसत बल क्या होगा, 0/f/2, क्योंकि प्रारंभिक बल तो 0 था, और औसत के लिए क्या होता है, प्रेक्षणों के बटे प्रेक्षणों की संख्या,
बाद में बल F लगा है और विस्थापन क्या है dl, तो dw बराबर क्या हो जाएगा F/2ds। ये हो गया छोटा सा विस्थापन। अब हम क्या करेंगे, ये तो छोटा सा विस्थापन कर लिए, तार को खींचे, अब पूरा विस्थापन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए समाकलन करेंगे। तो तार को L बराबर 0 से L बराबर L तक विस्थापन करना है, ठीक है। L तक विस्थापन करने के लिए क्या करेंगे, विस्थापन करने में किया गया कार्य, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मान क्या आ जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा 0 to L F इंटू क्या हो जाएगा, ये सर 0 to L dW, ठीक है, ये हो गया। अब तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 0 to L dW का मान रख देंगे F/2 इंटू dl, ठीक है। यहाँ से F/2 बाहर हो जाएगा, केवल एक का ही क्या होगा समाकलन होगा 0 to L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक का समाकलन L और इसका मान रखेंगे 0 से L के बीच में, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा F/2 L माइनस 0, मतलब आंसर आ गया F/2 इंटू L। ये हो गया किया गया कार्य का व्यंजक, ठीक है। और यही किया गया कार्य क्या होगा, उस तार में क्या होगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए तो यही जो किया गया कार्य है वो जो होगा तार का प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, तो U का मान क्या होगा W के बराबर होगा, तो U का फार्मूला आ जाएगा 1/2 F इंटू L, ठीक है। ये हो गया इसका समीकरण 1, ठीक है। तो ये जो है तार की जो है स्थितिज ऊर्जा या फिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब जो है देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर में 1/2 F इंटू L में A/A और L/L का गुणा कर देता हूँ, ठीक है। मतलब अंश में क्षेत्रफल A का गुणा और भाग A और क्या कहते हैं L का जो है गुणा और भाग कर देते, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, U बराबर हम 1/2 F और इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे हम F/A इंटू L/l को एक साथ रख लेते हैं, मतलब इसको इसके साथ और इस वाले L को इसके साथ, और A इंटू L ये कर देते, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 2 दे दो, F/L क्या कहलाता है, F/A क्या कहलाता है, बल बटे क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, प्रतिबल, ठीक है। और स्मॉल L/L क्या है, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, बटे क्या है ये प्रारंभिक लंबाई, तो क्या कहलाता है यह विकृति, ठीक है। और A इंटू L क्या है क्षेत्रफल गुणित क्या है लंबाई, ये क्या कहलाता है आयतन, ठीक है। तो आयतन को मैं V से प्रदर्शित कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान हो जाएगा U का फार्मूला हो जाएगा 1/2 प्रतिबल और गुणित क्या हो जाएगा विकृति गुणित आयतन, ये हो जाएगा इसका एक फार्मूला, ठीक है। आया समझ में। अब जो है जो किसी तार की स्थितिज ऊर्जा को हम मान लेते हैं तार का प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसको खाली U लिख देते हैं। तो यहाँ पे आयतन का मान क्या करना पड़ेगा, आयतन V का मान हम 1 रख देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। या फिर देखिए अब आगे और क्या कर सकते हैं, 1/2 प्रतिबल का वर्ग कर देता हूं मैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं विकृति और थोड़ा सा
यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रतिबल गुणित विकृति, ठीक है। अब फिर से इसमें प्रतिबल और प्रतिबल का गुणा भाग कर देते हैं, ठीक है, प्रतिबल बटे प्रतिबल, तो ये हो जाएगा u बराबर 1/2। ये प्रतिबल और ये प्रतिबल मिलके क्या हो जाएगा, प्रतिबल का वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा विकृति बटे प्रतिबल, ठीक है। तो विकृति बटे प्रतिबल क्या कहलाता है, वी हैव यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विकृति बटे प्रतिबल क्या होगा, उल्टा जो हो जाएगा प्रतिबल के रूप में हो जाएगा, तो 1/2 प्रतिबल का वर्ग बटे हम क्या लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति बटे है इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये हो गया, इसको हम समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 4, या फिर पुनः जो है इसी समीकरण से, समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं, u का जो फार्मूला एक और हो जाएगा, अगर हम प्रतिबल और विकृति है, ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, विकृति और विकृति का गुणा भाग कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विकृति और विकृति क्या हो जाएगा, विकृति का वर्ग, और ये प्रतिबल बटे विकृति, तो इसको लिख देता हूँ 1/2 प्रतिबल बटा विकृति, और यहाँ से विकृति का वर्ग, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 प्रतिबल बटे विकृति क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ से लिख देंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति का वर्ग, इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 5, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा के 2-3 मान आ जाएंगे और कुछ नहीं। अब देखिए, अगर मैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से और प्रतिबल को जो है s से और विकृति को मैं अल्फा से प्रदर्शित करता हूं, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा 1/2 s इंटू अल्फा, ठीक है। समीकरण 4 से अगर देखें तो u का जो फार्मूला हो जाएगा, u बराबर 1/2 s का वर्ग बटे y, ठीक है, प्रतिबल का वर्ग बटे प्रत्यास्थता गुणा, ये हो गया। और समीकरण 5 से ये हो जाएगा u का जो फार्मूला 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, y इंटू अल्फा का वर्ग। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा के जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति और प्रतिबल के पदों में किसी तार की स्थितिज ऊर्जा का है व्यंजक, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पे तार में उत्पन्न तनाव या जो बल जो होगा, तार में उत्पन्न जो तनाव एक बल के रूप में रहेगा उसके बारे में देखिए। कोई भी धातु जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ता है। तो जब अगर हम किसी तार को 2 दृढ़ से बांध के रख दिए हैं और उसके पश्चात उसको ठंडा किया जाता है, तो तार में क्या होगा, सिकुड़न उत्पन्न होगा। सिकुड़न उत्पन्न होने से क्या होगा, तार में एक तनाव उत्पन्न होगा, जो 2 दृढ़ आधार जो बने होंगे उसको अपनी तरफ पास उसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वही तनाव का व्यंजक हमें निकालना है कि कितना उसमें तनाव उत्पन्न करेगा और किन किन बातों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई तार की जो प्रारंभिक लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लेते हैं, ठीक है। तार को अगर हम 0 सेंटीग्रेड पर ठंडा करने से उसके लंबाई में कमी क्या होगा, स्मॉल l होगा, तथा तार का जो रेखीय प्रसार गुणांक मान लेते अल्फा है, ठीक है। तब तार का जो रेखीय प्रसार गुणांक का जो फार्मूला होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में परिवर्तन, ठीक है। तो अल्फा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन स्मॉल l है, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L और टेम्परेचर क्या है, T है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, L अपॉन स्मॉल l को स्मॉल l अपॉन कैपिटल L को रहने देता हूँ और अल्फा T का एक साथ मतलब T का इधर पक्षांतर कर दिए। अब हम जानते हैं स्मॉल l अपॉन कैपिटल L क्या है, विकृति, ठीक है।
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई विकृति है, तो विकृति बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह विकृति लिख लिए, ये हो गया अल्फा टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या होता है भाई, y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, इसका फार्मूला है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, विकृति का मान अभी हम रखे हैं, तो इसका मान यहाँ पे ऐसा करते हैं, विकृति और का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y गुणित विकृति बराबर में प्रतिबल। ठीक है, अब विकृति का मान कितना है, अल्फा टी। ठीक है, प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, प्रतिबल का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल को इधर पक्षांतर कर देते हैं और बल का मान मिल जाएगा, तो बल बराबर हो जाएगा y अल्फा टी और क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख लेंगे a। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये जो बल जो होगा, मतलब ये जो बल जो होगा क्या होगा, तनाव होगा, है ना। ये बल जो होगा क्या है, बल बराबर तार में उत्पन्न तनाव। ठीक है, तो अगर ये जो बल या तनाव जो है F है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, y अल्फा a इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, है समझ में। अब जो है प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक आप बुक से पढ़ लेना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, तथा प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग इसको भी आप बुक से पढ़िएगा। ठीक है, है समझ में।